एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में, जैसा कि आपको मालूम ही है, हमने सबसे शुरू में जब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव स्टार्ट किया था तब कितने एप्लीकेशंस बताए थे? 5। कितने बताए गए थे? 5 एप्लीकेशन बताए गए थे। उनमें से एक बताया गया था आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, यानी कि किसी राशि के परिवर्तन की दर। दूसरा आपको बताया गया वो रहा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, वर्धमान और ह्रासमान फलन। ठीक है। और इसके बाद आपने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में देखा टेंजेंट्स एंड नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल, यानी कि स्पर्श रेखाएं और अभिलंब के समीकरण। इसके बाद अप्रोक्सीमेशन, सन्निकटन, और इसके बाद मैक्सिमा एंड मिनिमा, उच्चिष्ट और निम्निष्ठ। तो ये 5 प्रकार के एप्लीकेशन आपको बताए गए, जिनमें से अब तक हम लोगों ने 2 एप्लीकेशन कंप्लीट कर लिए। एक तो किसी भी राशि के परिवर्तन की दर कंप्लीट कर लिया, दूसरा हमने ये भी पूरा कर लिया है कि वर्धमान और ह्रासमान फलन भी हमने कंप्लीट कर लिया। अभी आज हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, यानी कि जो डेरिवेटिव का तीसरा एप्लीकेशन है, उसमें चलेंगे। स्पर्श रेखाएं और अभिलंब के बारे में सीखेंगे, उनके समीकरण निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको कुछ इस तरीके से स्टार्ट करता हूं। पहले मैं आपको बताऊं कि स्पर्श रेखा और अभिलंब होते क्या हैं। तो मैं आपको बताता हूं, जो स्पर्श रेखाएं और अभिलंब होते हैं ये स्ट्रेट लाइंस होते हैं। सरल रेखाओं को ही स्पर्श रेखा और अभिलंब बोला जाता है। तो ये चाहे स्पर्श रेखाएं हों या अभिलंब हों, दोनों के दोनों ही स्ट्रेट लाइंस ही होते हैं। सरल रेखाएं ही होती हैं, स्ट्रेट लाइंस। ये दो की दोनों ही स्ट्रेट लाइंस होती हैं, सरल रेखाएं। और आप याद करें बेटा, क्लास 11th में सरल रेखाओं का बहुत सारा नॉलेज आपने लिया हुआ है, इसलिए ये कोई नई चीज नहीं है, कोई नई चीज नहीं है। हाँ, वहां जब आपने स्ट्रेट लाइंस को पढ़ा तो डेरिवेटिव इन्वॉल्व नहीं था, वहां पर अवकलज उसमें शामिल नहीं था। लेकिन आज जब आप स्ट्रेट लाइंस पढ़ोगे तो डेरिवेटिव इसमें इन्वॉल्व रहेगा, इसलिए थोड़ा सा परिवर्तन आएगा, थोड़ा सा बदलाव आपको मिलेगा। लेकिन स्ट्रेट लाइन अगर आपको अच्छे से तैयार है, आपको अच्छे से याद है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत इजी होगा सारा कुछ। ठीक है। तो एक बात तो पक्का हो गया आपको कि स्पर्श रेखाएं और अभिलंब, ये दोनों में से ही दोनों क्या चीजें हैं एक्चुअली? क्या ये कर्व हैं, या ये कोई क्लोज्ड कर्व है, या ये स्ट्रेट लाइंस हैं, या ये कर्व्ड लाइंस हैं? क्या है ये? तो आंसर ये स्ट्रेट लाइंस हैं, सरल रेखाएं हैं। और सरल रेखाओं के बारे में आप बहुत सारा नॉलेज ऑलरेडी ले चुके हैं, तो इनमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपको। अब ठीक है, अगर ये सरल रेखाएं तो किस प्रकार की सरल रेखाएं, इसको हम आपको बताना चाहते हैं। तो मैं एक छोटा सा आपको इंट्रोडक्शन दूंगा, आप ध्यान से देखिएगा। बाई चांस हमारे पास कोई एक कर्व है, सपोज दिस इज एक्स डैश वाई और ये वाई डैश, ये ओरिजिन पॉइंट है 0,0। बाई चांस मैंने मान लिया कि मेरे पास एक कर्व है ऐसे, ये मेरे पास एक कर्व है, और इस कर्व की जो इक्वेशन है वो है fx(y) = fx। ये एक कर्व है। अब इस कर्व पर आप मुझे बता सकते हैं कितने सारे पॉइंट्स इसमें हो सकते हैं इस कर्व पर? तो आंसर है असंख्य बिंदु हो सकते हैं, बहुत सारे बिंदु ले सकते हैं आप, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ, ऐसा करते करते। और मैंने तो फिर भी बहुत दूर दूर लिए हैं, ये पॉइंट्स बहुत नजदीक नजदीक भी हो सकते हैं। तो एक कर्व पर, एक वक्र पर असंख्य बिंदु हो सकते हैं, असंख्य बिंदु हो सकते हैं। अब उन असंख्य बिंदुओं में से हम चाहें तो किसी एक पॉइंट को टच करती हुई एक लाइन बना सकते हैं, एक लाइन बना सकते हैं किसी भी एक पॉइंट को टच करती हुई। पर याद रहे, वो लाइन जो बनेगी वो केवल एक पॉइंट को टच करती हुई लाइन ही होनी चाहिए। तो वो लाइन जो बनेगी उसको हम बोलेंगे, इस वक्र की उस पॉइंट पर स्पर्श रेखा कहा जाएगा, अंग्रेजी में उसी को टेंजेंट बोला जाएगा। ठीक है। जैसे थोड़ा ध्यान से देखिए,
अगर मैं ये वाला पॉइंट लेता हूं तो इस पॉइंट को टच करती हुई मैं एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर सकता हूं, आप देख सकते हैं। देखा आपने, केवल इस पॉइंट को टच करती हुई ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी। तो ये है कर्व, और उस कर्व पर एक पॉइंट है, मान लेते हैं कुछ भी मान लो इस पॉइंट को आप, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता। चलिए वो बाद में करेंगे, पहले क्लियर कर लेते हैं कि टेंजेंट किसको बोलेंगे, यानी कि स्पर्श रेखा किसको बोलेंगे और अभिलंब किसको बोलेंगे। सबसे पहले मैं ये क्लियर कर देता हूं। तो एक वक्र लिया, एक वक्र में असंख्य बिंदु हो सकते हैं, उस पर हमने एक बिंदु ले लिया और उस बिंदु पर वक्र को स्पर्श करती हुई एक रेखा हमने खींच दी। किसी भी वक्र को किसी एक बिंदु पर स्पर्श करती हुई जो रेखा आपने बनाई, इस रेखा का ही हम नाम रख देते हैं स्पर्श रेखा। इसको कहा जाता है स्पर्श रेखा, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं टेंजेंट। ठीक, टेंजेंट ये। और जब बहुत सारे टेंजेंट होंगे तो टेंजेंट्स कह देंगे, स्पर्श रेखाएं हो जाएंगी। अब दूसरी लाइन अभिलंब किसको बोला जाएगा? बड़ा सिंपल है, किसी भी पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर स्पर्श रेखा के लंबवत, फिर से वक्र के किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा के लंबवत जो रेखा खींची जाएगी उसको हम उस वक्र के उस बिंदु पर अभिलंब कहेंगे। जैसे इस वक्र के इस बिंदु पर यह स्पर्श रेखा है और स्पर्श रेखा के लंबवत एक लाइन अगर हम ड्रॉ कर देंगे ऐसे, देखो ये स्पर्श रेखा के साथ कितना एंगल बनाता है, ये स्पर्श रेखा के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। इसलिए ये जो लाइन होगी, इस लाइन का नाम हम रखा करेंगे अभिलंब, जिसे अंग्रेजी में आप बोलते हैं नॉर्मल। ठीक है, तो ये स्पर्श रेखा और अभिलंब। अगर आप इसको अलग अलग बताना चाहें तो बताइए स्पर्श रेखा किसको कहा जाएगा? किसी वक्र के किसी बिंदु पर वक्र को स्पर्श करती हुई खींची गई रेखा स्पर्श रेखा कहलाती है। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हैं? किसी वक्र के किसी बिंदु पर वक्र को स्पर्श करती हुई रेखा, किसी वक्र के किसी बिंदु पर वक्र को स्पर्श करती हुई रेखा वक्र के उस बिंदु पर वक्र के उस बिंदु पर वक्र की स्पर्श रेखा, या इसी को हिंदी में स्पर्शी भी बोला जाया करेगा कभी कभी, वक्र की स्पर्श रेखा अथवा स्पर्शी कहा जाता है। कहा जाता है, ठीक। तो किसी वक्र के किसी बिंदु पर वक्र को स्पर्श करती हुई रेखा वक्र के उस बिंदु पर वक्र की स्पर्श रेखा कही जाती है। ठीक, तो ये स्पर्श रेखा हो गई। अगर हम अभिलंब के बारे में बात करें तो अभिलंब क्या होगी बताइए? अब अभिलंब तो अब आप बता सकते हैं। अभिलंब होगी किसी वक्र के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा के लंबवत खींची गई रेखा उस वक्र के उस बिंदु पर वक्र की अभिलंब कही जाती है। ठीक है, थोड़ा सा शब्दों को जोड़ करके अच्छे से लिखना है आपको। तो चलिए मैं लिख देता हूं, किसी वक्र के
किसी वक्र के किसी बिंदु पर स्पर्शी के लंबवत, किसी वक्र के किसी बिंदु पर स्पर्शी के लंबवत स्पर्शी के लंबवत खींची गई रेखा वक्र के उस बिंदु पर वक्र की अभिलंब कही जाती है। तो ये स्पर्श रेखा और अभिलंब क्या होते हैं ये मैंने आपको बताया। अब आप बताएं क्या आपको समझ आया कि नहीं आया कि क्या होती है कर्व की स्पर्श रेखा और क्या होगी कर्व की अभिलंब। ठीक है, तो ये चीज। अच्छा, इसके बाद अब हमको पता लगाने हैं कि स्पर्श रेखा और अभिलंब के समीकरण कैसे पता लगेंगे। तो हम सबसे पहले आपको बताते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे पता लगेगा, ध्यान से देखिएगा। हमारे पास माना हमारे पास एक वक्र है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक। और इस वक्र पर एक बिंदु भी होना चाहिए। आप देखो, अब एक चीज तो समझ आ रही है, एक कर्व होना चाहिए, कर्व पर एक पॉइंट होना चाहिए, जिस पॉइंट पर आप स्पर्श रेखा खींचोगी वो पॉइंट भी तो होना चाहिए। तो माना वक्र y इज इक्वल टू एफ एक्स के बिंदु x नॉट कॉमा y नॉट पर स्पर्श रेखा खींची गई है। हमने मान लिया कि एक कर्व है y इज इक्वल टू एफ एक्स, उस पर एक कहीं पॉइंट है x नॉट कॉमा y नॉट, और उस पॉइंट पर हमने एक स्पर्श रेखा बनाई है और उस स्पर्श रेखा की हमको इक्वेशन पता लगानी है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे मालूम करेंगे। एक छोटा सा फिगर मैं फिर से बना देता हूं, x और ये है एफ एक्स यानी कि y इज इक्वल टू एफ एक्स डैश और ये y डैश। इस पर एक कर्व हमने बनाया, इस कर्व पर ये कर्व है और इसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू एफ एक्स। इस कर्व पर यहां पर एक पॉइंट है, सपोज दिस पॉइंट इज x नॉट कॉमा y नॉट, ये पॉइंट आ गया। और इस कर्व पर हमने एक टेंजेंट ड्रॉ की है ऐसे, ये लाइन का नाम है टेंजेंट, ये हमने ड्रॉ की है टेंजेंट, और इस टेंजेंट का इक्वेशन हमको पता लगाना है। अब आप ध्यान से देखें, ये टेंजेंट भी तो एक स्ट्रेट लाइन है, ये टेंजेंट जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है। अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो इसका समीकरण बताइए क्या होगा। आप जानते हैं कि अगर कोई रेखा एक बिंदु से जाने वाली लाइन होगी तो एक बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण लगेगा। अब एक बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण क्या लगेगा, आप सभी जानते हैं, उसे हम पॉइंट स्लोप फॉर्म कहा जाता था और फॉर्मूला होता था इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या फॉर्मूला होता है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। यहां x1 y1 कौन है बताइए, x नॉट और y नॉट। तो y माइनस, अब देखिए बेटा, मैं इसमें थोड़ा सा पहले आपको एक चीज बता दूं कि इसमें अगर आप गौर से देखेंगे तो आप एक चीज पाएंगे, इस इक्वेशन को लगाने के लिए या इसकी मदद से
टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए मुझे दो चीजें चाहिए। एक चीज जो मुझे चाहिए वो पॉइंट जिस पॉइंट से ये टेंजेंट पास होती है, और दूसरा चाहिए मुझे उस टेंजेंट का स्लोप। दो चीजें चाहिए, इसीलिए तो उसका नाम रहता था पॉइंट स्लोप फॉर्म, बिंदु ढाल रूप। ठीक है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं बिंदु ढाल रूप से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये होगी। अब आपको दो चीजें चाहिए, एक तो वो बिंदु चाहिए जिससे वो टेंजेंट पास हो, गुजरे, और दूसरा आपको टेंजेंट का स्लोप भी चाहिए। तो आपको देखो इसमें से एक चीज तो आपको पता है, क्या मालूम है? देखो आपको वो बिंदु मालूम है जिस बिंदु से टेंजेंट पास होती है। अब अगर आपको कोई चीज नहीं मालूम है तो वो है इस टेंजेंट का स्लोप। मैं आपको बताऊं कि टेंजेंट का स्लोप आप कैसे निकालेंगे, आप थोड़ा ध्यान से देखिए। स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे कैसे, मैं आपको बताऊं। जो कर्व होगा, कर्व की इक्वेशन का डेरिवेटिव आप निकालेंगे, कर्व की इक्वेशन का डेरिवेटिव आप निकालेंगे, और वो डेरिवेटिव ही कर्व की स्पर्श रेखा का ढाल होगी, कर्व की स्पर्श रेखा की प्रवणता होगी। ये आपको याद रखना है। किसी भी वक्र का अवकलज ही उस वक्र पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता होती है, उसकी ढाल होती है। ठीक, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी कि m फाइंड आउट करने के लिए आप करेंगे वक्र की या वक्र का अवकलज फाइंड आउट करेंगे, वक्र का अवकलज। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट स्पर्श रेखा की ढाल या स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालने के लिए आप वक्र का अवकलज ज्ञात करेंगे, और अवकलज जैसे ही आप ज्ञात करेंगे आपको टेंजेंट मिल जाएगी। ठीक है, तो m बराबर क्या लिखेंगे बताइए? वक्र है y इज इक्वल टू एफ ऑफ x। तो हम चाहें दो तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम चाहें तो इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं d dx ऑफ y, और लिख सकते हैं एट x नॉट कॉमा y नॉट। मतलब इस वक्र का x के सापेक्ष अवकलज निकालेंगे, वो भी किस बिंदु पर? x नॉट कॉमा y नॉट पर। ठीक है, या हम एक और तरह से लिख सकते हैं, कैसे? y से लिखा तो d dx ऑफ y, fx से अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? f डैश x एट x नॉट कॉमा y नॉट। अगर fx है, f डैश x है, तो वो केवल x का फलन होगा, तो इसमें फिर ये y नॉट नहीं लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है। और इसमें भी अगर y x का फलन है तो ये नहीं लिखा जाता है, ऐसे लिख देते हैं d dx ऑफ y एट x नॉट या f डैश x एट x नॉट। दोनों में कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। उसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका भी देखो, उन्होंने बुक में आपको बताया हुआ है, f डैश x एट x नॉट y नॉट। तो हमने ऐसा क्यों लिखा, y नॉट यहां से हटा क्यों दिया? आप देखिए इस कर्व के मुताबिक अगर आप देखेंगे तो जो y है वो केवल x का फलन है कि नहीं है? जो y है वो केवल किसका फलन है? x का। इसलिए d dx ऑफ y में x ही x तो आएगा, और x का ही मान तो लिख पाओगे, y का मान कहां लिख पाओगे आप? और ऐसे ही f डैश x एट x नॉट भी लिखा जाता है। तो आप कैसे भी लिख सकते हो, d dx ऑफ y x नॉट। आप चाहो तो वही लिखे रहो, वो भी सही है, वो गलत नहीं है आपका। आप चाहें तो वो भी वही लिखे रहे आप, x नॉट कॉमा y नॉट, या f डैश x एट x नॉट, आप ऐसे लिख दो इसको। तो इस तरीके से हमें वक्र का क्या मिल जाया करेगा? प्रवणता मिल जाएगी उस पॉइंट पर स्पर्श रेखा की। तो एक चीज ये आपको हमेशा दिमाग में रख लेना है अब आज के बाद, क्या? किसी भी वक्र का अवकलन करने से हमें उस वक्र की स्पर्श रेखा की
प्रवणता मिल जाती है। मैं लिख देता हूं बड़े सरल शब्दों में, तो ये चीज आपको याद रहेगी। किसी वक्र का अवकलज किसी वक्र का अवकलज उस वक्र पर खींची गई स्पर्श रेखा की उस वक्र पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता प्रदर्शित करती है या करता है, प्रदर्शित करता है। और हो सकता है आपके मन में आए कि ये अचानक ऐसे कैसे हम मान लें कि प्रवणता जो है वो प्रदर्शित करेगी अवकलज। आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, आप ध्यान से देखिए, या यहां देख लीजिए। आपने प्रवणता का सूत्र क्या पढ़ा है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? हम इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। नहीं लिख सकते। अब अगर ये चेंजेस, परिवर्तन बहुत छोटे छोटे होंगे, अगर चेंजेस बहुत छोटे छोटे होंगे तो इन्हें फिर हम डी डी एक्स ऑफ वाई भी तो लिख सकते हैं। आप देख लो ना। इसलिए हमने आपको कहा कि किसी वक्र का अवकलज उस वक्र पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता प्रदर्शित करता है, और अवकलज का मतलब डी डी एक्स ऑफ वाई। ठीक, ये चीज प्रवणता प्रदर्शित करता है, ये आपको याद रखना है। अब एक बात तो हमको पता लग गई कि m क्या होगा, m होगा डी डी एक्स ऑफ वाई। आप चाहें तो इसको प्रदर्शित करने के लिए ऐसा भी सिंबल बनाया जाता है, या आप चाहें तो डी डी एक्स ऑफ वाई एट एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट ऐसा लिख सकते हैं। ठीक, अच्छा, अब आपको याद होगा जब हमने स्पर्श रेखा की बात करी थी, सूत्र स्पर्श रेखा के समीकरण की, तो दो ही प्रॉब्लम हमारे सामने थी। एक स्पर्श रेखा कौन से बिंदु से गुजरती है ये, और एक उसकी प्रवणता। अब तो हमें दोनों चीजें मालूम है कि स्पर्श रेखा एक्स नॉट वाई नॉट से गुजरती है, और प्रवणता के लिए ये यूज कर सकते हैं। तो ठीक है, अब हम स्पर्श रेखा का सूत्र निकाल सकते हैं। इसलिए वक्र की स्पर्शी का समीकरण, तो वक्र की स्पर्शी का समीकरण क्या होगा? y माइनस y1। देखो ये x1 y1 की जगह पर क्या लिखा जाए? y नॉट। और m की जगह पर क्या लिखा जाए? प्रवणता। और प्रवणता को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? डी डी एक्स ऑफ वाई एट एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट। ये प्रवणता के लिए हो गया, मल्टीप्लाइड बाई x माइनस x1 x माइनस x नॉट। बस ये स्पर्श रेखा का समीकरण निकल करके आ जाएगा यहां से आपका। ठीक है, तो आप फॉर्मूला यही लगेगा, पॉइंट स्लोप फॉर्म, बिंदु ढाल रूप। बस ध्यान रहे कि अगर आप स्पर्श रेखा का समीकरण निकाल रहे हैं तो दो चीजें चाहिए, एक वो बिंदु चाहिए जिससे स्पर्श रेखा गुजरती है, और एक स्पर्श रेखा का ढाल चाहिए। तो यहां पर वो बिंदु लिखेंगे जिससे स्पर्श रेखा गुजरती है, और यहां पर स्पर्श रेखा का ढाल लिखेंगे। बस इतनी सी बात है केवल, और स्पर्श रेखा का समीकरण निकल के आपके सामने आ जाएगा। और स्पर्श रेखा की ढाल निकाला कैसे करेंगे बताइए? हमने लिखा है, देखो अभी वहां वक्र का क्या कर दिया करेंगे, अवकलज निकालेंगे एट पॉइंट एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट। जिस पॉइंट पर बोलेंगे कि इस बिंदु पर स्पर्श रेखा चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बिंदु हो सकते हैं, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ही तो स्पर्श रेखा चाहिए होगी आपको, उस पॉइंट पर ही हम केवल ढाल निकालेंगे और फिर हम वैल्यू अप्लाई कर देंगे। ठीक, तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं स्पर्श रेखा का समीकरण। और अब हम चाहें तो अभिलंब का समीकरण भी निकाल सकते हैं। कैसे? उसके लिए भी देखो दो ही चीजें चाहिए बेटा आपको। इस चित्र को देखिए, क्या क्या चीज चाहिए आपको? वो पॉइंट चाहिए जिस पॉइंट से अभिलंब गुजरता, ठीक, और आपको अभिलंब का क्या चाहिए?
ढाल, बस। और इसके बाद फिर से ये सूत्र लगा दो और आंसर आपका आ जाएगा। आप एक काम करो, इसे नोट कर लो, इसके बाद हम अभिलंब के समीकरण आपको निकाल के दिखा देते हैं। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए इसे। अभिलंब की समीकरण पता लगाने के लिए भी जैसा कि मैंने बोला, हमें दो ही चीजें चाहिए। एक तो चाहिए वो बिंदु मालूम होना चाहिए जिससे अभिलंब गुजरेगा, पास होगा। देखिए ये x, ये y, ये x डैश और ये y डैश, ये हमने कर्व बना लिया। ठीक है, और इस कर्व की इक्वेशन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ x। इस कर्व पर हमने एक ये पॉइंट भी ले लिया। सपोज दिस पॉइंट इज x नॉट कॉमा y नॉट। ठीक है, अच्छा, इस पर अभिलंब बनाना है। बताइए हम कैसे बनाएं इस पर अभिलंब। ऐसे एक बिल्कुल लंबवत लाइन खींच दें, ऐसे। पहले आपको स्पर्श रेखा बनानी पड़ेगी, ऐसे आप नहीं बना सकते, तो पहले आपको स्पर्श रेखा बनानी पड़ेगी। हमने यही सोचा कि देखें आपको क्या लगता है, आप कैसे कहेंगे कि ऐसा कर दो। तो ये हमने क्या बना दी बताइए, ये हमने बना दिया स्पर्श रेखा। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, टेंजेंट। क्या आप इसकी प्रवणता मुझे बता सकते हैं कितनी होती है? अगर ये पॉइंट x नॉट कॉमा y नॉट है तो इसके प्रवणता का मान कितना होगा? इसकी प्रवणता की वैल्यू होगी d dx ऑफ y एट x नॉट कॉमा y नॉट, ये इसकी प्रवणता होगी। ठीक है, इतना तो समझ आता है ना आपको? ठीक, अब इसी बिंदु से जाने वाली एक लाइन खींचेंगे जो स्पर्श रेखा पर लंब हो, ऐसे। ये एक लाइन हमने बना दी, देखिए। और ये जो लाइन है वो स्पर्श रेखा पर कैसी है, लंब है, मतलब स्पर्श रेखा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। और इस लाइन का ही नाम क्या है? इस लाइन का ही नाम है अभिलंब, नॉर्मल। अब आप मुझे बताइए, अभिलंब का अगर आपको समीकरण पता लगाना है, अभिलंब की इक्वेशन आपको मालूम करनी है, तो क्या आप हमको बता सकते हैं कौन सी दो चीजें चाहिए? अभी हमने बताया था, एक तो वो बिंदु हमको जरूरत है जिस बिंदु से अभिलंब गुजरता है, और दूसरा अभिलंब की प्रवणता चाहिए। मान लिया कि अभिलंब की प्रवणता कुछ भी मान लो, अभिलंब की प्रवणता m डैश है। ठीक, माना अभिलंब की प्रवणता m डैश है। माना अभिलंब की प्रवणता कितनी है, m डैश। ठीक, अब बेटा ध्यान से देखो, अगर अभिलंब की प्रवणता m डैश है तो अभिलंब का समीकरण क्या बनेगा, y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू अभिलंब की प्रवणता o। पहले अभिलंब की प्रवणता तो निकालनी पड़ेगी ना। अब क्या आप बता सकते हैं मुझे? देखो ये स्पर्श रेखा है, इसकी प्रवणता m है, ये अभिलंब है, इसकी प्रवणता m डैश है। इसकी प्रवणता हमें मालूम है, इसकी मालूम करनी है कोई तरीका आपके पास जो आप इसकी प्रवणता मालूम करवा दें? हाँ बिल्कुल सही। आप देखो स्पर्श रेखा और अभिलंब दोनों रेखाएं परस्पर कैसी हैं, लंबवत। और हमने पढ़ा हुआ है स्ट्रेट लाइन पे कि अगर दो रेखाएं परस्पर लंबवत होंगी तो उनकी प्रवणताओं का गुणनफल -1 होना चाहिए। याद करिए आप, नहीं याद आया? इफ द टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर देन देयर ग्रेडियंट्स शुड बी इक्वल टू ईच अदर, बट इफ द टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर then products of their gradients should be equal to -1। अगर दो रेखाएं परस्पर समांतर हैं तो उनकी प्रवणताएं बराबर होनी चाहिए, लेकिन अगर दो रेखाएं परस्पर लंबवत हैं तो उनकी प्रवणताओं का गुणनफल -1 होना चाहिए। यहाँ स्पर्श रेखा और अभिलंब दोनों लंबवत हैं, इसलिए इनकी प्रवणताओं का गुणनफल कैसा होना चाहिए, -1। तो यहां लिखेंगे क्योंकि टेंजेंट
and normal are perpendicular to each other, therefore टेंजेंट की प्रवणता m, नॉर्मल की प्रवणता m डैश, दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना आना चाहिए? -1। हमें क्या चाहिए? m चाहिए कि m डैश चाहिए? m डैश चाहिए। तो m डैश की वैल्यू कितनी आएगी? -1/m। और अब आप मुझे बताइए -1/m की वैल्यू बताइए। m की वैल्यू है d dx ऑफ y एट x नॉट कॉमा y नॉट, ये m डैश की वैल्यू। ठीक, m डैश की वैल्यू है मतलब अभिलंब की प्रवणता। अब अगर अभिलंब की प्रवणता आ गई, पॉइंट आपको मालूम ही है जिससे अभिलंब गुजरता है, इसलिए अभिलंब का समीकरण, अभिलंब का समीकरण, अभिलंब का समीकरण कैसे निकालेंगे बोलिए? फिर से वही सूत्र लगाएंगे, है तो स्ट्रेट लाइन ना, पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाएंगे। y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू m लिखें कि m डैश लिखें? m डैश, y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू m डैश x माइनस x नॉट। तो y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू m डैश इज -1/(-1) d dx ऑफ y एट x नॉट कॉमा y नॉट इंटू x माइनस x नॉट, ये अभिलंब का समीकरण आ जाया करेगा। ये भी अभिलंब का समीकरण है, ऐसा नहीं है कि यह अभिलंब का समीकरण नहीं है। अगर आपने जिस बिंदु से अभिलंब गुजरता है वो बिंदु पता लगा लिया है और अभिलंब की प्रवणता आपने मालूम कर ली है, तो आप अभिलंब का समीकरण यहां से भी निकाल सकते हैं डायरेक्टली, लेकिन ये फॉर्मूला आपका अवकलज के पदों में आ जाएगा। तो स्पर्श रेखा के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा बताइए फिर से? y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ वाई, हाँ m x माइनस एक्स नॉट, जहां m क्या है? स्पर्श रेखा की प्रवणता, या डी डी एक्स ऑफ वाई के पदों में बताइए स्पर्श रेखा का समीकरण। तो y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ वाई एट एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। ठीक, दूसरा अभिलंब का समीकरण बताइए। y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू m डैश लिखो, m लिखो। आपको समझना है कि m या m डैश क्या है। यहां पर अभिलंब की प्रवणता, हम m भी लिखेंगे तो हमारे दिमाग में है अभिलंब की प्रवणता m डैश y x माइनस एक्स नॉट, और अगर m डैश की वैल्यू आप लिख देंगे तो वो कितनी होगी? वो होगी -1/(d(dx ऑफ y एट x नॉट कॉमा y नॉट। समझ आ रहा है कुछ आपको? तो इस तरह से आप स्पर्श रेखा और अभिलंब के समीकरण ज्ञात किया करेंगे। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, और हाँ, जो आपकी क्लास 11th की स्ट्रेट लाइन है उससे जो कुछ बातें होंगी उन्हें आप थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे जरा, कि दो रेखाएं अगर समांतर है तो प्रवणता कितनी है? अगर कोई रेखा x अक्ष के लंबवत है बताइए, अगर कोई रेखा x अक्ष पर लंब है तो उसकी प्रवणता कितनी होगी? अगर एक रेखा x अक्ष पर लंबवत है, x अक्ष पर लंब रेखा की प्रवणता बताइए भाई। x अक्ष पर लंब रेखा की प्रवणता नहीं याद आ रहा है? ये देखो x अक्ष है, ये y अक्ष है। अगर एक रेखा x अक्ष पर लंब है तो धन x अक्ष की दिशा से वो कितना कोण बनाता है? 90 डिग्री, और प्रवणता का एक सूत्र tan थीटा भी होता है। तो tan 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इन्फिनिटी। तो x अक्ष पर लंब रेखा की प्रवणता इन्फिनिटी होगी। और एक चीज, जो रेखा x अक्ष पर लंब होगी, आप ध्यान से देखो, ये y अक्ष के समांतर भी है। तो अगर हम बोलेंगे x अक्ष पर लंब रेखा की प्रवणता तो आप क्या बताएंगे? इन्फिनिटी। और अगर हम बोलेंगे y अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता तो भी इन्फिनिटी। लाइन तो वही है ना। इसके बाद y अक्ष पर लंब रेखा की प्रवणता बताइए।
अगर एक लाइन y अक्ष पर लंब है ऐसे, तो ये रेखा x अक्ष के साथ कितना कोण बनाती है? 0 डिग्री। पैरेलल है ना, 0 डिग्री का एंगल बनाती है। उस समय प्रवणता कितनी होगी? 0। तो अगर कोई रेखा x अक्ष पर लंब है तो उसकी प्रवणता इंफिनिटी, अगर कोई रेखा y अक्ष पर लंब है तो उसकी प्रवणता 0। y अक्ष पर लंब रेखा की प्रवणता 0, x अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता भी 0, क्योंकि जो रेखा y अक्ष पर लंब होगी वो रेखा x अक्ष के समांतर होगी। ठीक है, तो ये छोटी मोटी चीजें हैं, जैसे इन्हें आपको बड़े अच्छे से याद रखना है। अगर आप याद रखोगे तो स्पर्श रेखा और अभिलंब इतना इजी चैप्टर है, इतना इजी एक्सरसाइज है कि आप बड़ी जल्दी से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो स्ट्रेट लाइन के बारे में कुछ छोटी मोटी बातें आपको ध्यान रखनी है, और उसके बाद ये कुछ फॉर्मूले आपको याद रखने, बस इसी की मदद से हम टेंजेंट एंड नॉर्मल की इक्वेशंस या उनसे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम मैथमेटिक्स में इतना ही रखेंगे, आगे और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है हमको, लेकिन अब हम वो चीज़ें पढ़ेंगे अगली क्लास पे। ठीक है, तो आज मैथमेटिक्स में इतना ही रखते हैं, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू।